नमस्कार। अ, आज के इस अपनों की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर प्रमोद पाठक, रिटायर्ड एचओडी, मैनेजमेंट स्टडीज आईटी आईएसएम धनबाद, कॉलमनिस्ट भी हैं और पीएचडी है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो डॉक्टर पाठक, हम लोग आप और हम 3 दिन से जुड़े हुए हैं, साथ में तीसरा कार्यक्रम हम लोग का है ये। मनोविज्ञान के बड़े अच्छे जानकार हैं, लोगों का मनोविज्ञान समझते भी हैं, और ये जो इस कोरोना काल में जो हम स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं उससे निकालने में लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, एमबीबीएस ऑनर्स डीसीएच एमडी पैथोलॉजी, प्रोफेसर पैथोलॉजी, एचओडी ब्लड बैंक धनबाद, और प्लाज्मा एफरेसिस यूनिट के भी ये हेड है, और कोऑर्डिनेटर और एसेसर है एनएमसी एमसीआई न्यू दिल्ली से। तो काफ़ी बड़ा परिचय है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब से हम लोग का पुराना एसोसिएशन है, जब द्वारकादास जलान अस्पताल चलता था तब से हम लोग का एसोसिएशन है। और डॉक्टर साहब आज के दिन धनबाद में ब्लड बैंक का पूरा संचालन ही नहीं कर रहे हैं। आज के दिन जितने नए प्रयोग धनबाद में हुए हैं वो सारे प्रयोगों के ये साक्षी रहे हैं और इसके पूरी तरह से इसमें जुड़े रहे हैं। मैं डॉक्टर समरेंद्र परिदा का स्वागत करूंगा। नेचुरोपैथ के डॉक्टर BNYS इनकी डिग्री है, और सृजन शोध संस्थान से जो सहराज में एक नेचुरोपैथी सेंटर खुला है उसके ये हेड हैं, और वहाँ सहराज में जो नेचुरोपैथी की चिकित्सा चल रही है, जो कि अपने आप एक अनूठा प्रयोग धनबाद में हुआ है, उसको ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक जन और जुड़ेंगे जो आने वाले समय में उनका परिचय भी कराऊंगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि बात चूंकि आती है कि अब जो 1 तारीख आ रही है, अभी सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है कि 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, बच्चों को या सभी को, मतलब 18 से ऊपर सभी को भी कोरोना वायरस का टीका लगेगा। कोविशील्ड या कोवैक्सीन या अन्य जो भी वैक्सीन आएगी वो सारी लगेंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें बाजार में चल रही हैं जो फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है कि कितने दिनों तक लोग नहीं दे सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से ब्लड बैंक में, चूंकि अभी भी ब्लड बैंक में ब्लड का संकट चल रहा है, तो डॉक्टर साहब आप उसको कैसे देखते हैं कि ये ब्लड बैंक का संकट भी नहीं हो, बच्चों को वैक्सीनेशन भी हो जाए, और इस पूरी प्रक्रिया को जो आज के दिन धनबाद, जो हम पिछले 5-6 सालों के पहले का धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें और आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, और पीएमसीएच जो कि SNMCH हो चुका है, वहां पे क्या बदलाव आया है, और आप ब्लड बैंक के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या आप कहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब जरा ब्रीफली बताएंगे। पहले अब मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो अपनों की बात से अपनों यानी धनबाद के लोगों से जुड़ने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रही बात ब्लड बैंक की, तो ब्लड बैंक के मैंने जब ज्वाइन किया, और मैं कोऑर्डिनेटर हूं एमसीआई का, जो अभी एनएमसी हो गया, तो देश के सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज को देखने का मौका मिला, मुझे इंस्पेक्शन करने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने जो देखा, जो प्रगति देखा, उसका अभाव मैंने धनबाद में देखा। और वर्तमान समय में हमारे जो प्रगतिशील उद्यमी उपायुक्त महोदय हैं, एक मीटिंग में मुझे उन्होंने यहाँ एफरेसिस यूनिट और इसका ब्लड बैंक का उन्नयन करने का एक चुनौती प्रदान किया, जो मैंने सहर्ष से स्वीकार किया। और उनके अकल्पनीय सहयोग से, आर्थिक मदद से, हर तरह के मनोबल बढ़ाने से यह ब्लड बैंक का उन्नयन हुआ। ब्लड बैंक में पहले केवल होल ब्लड जाता था, आज वर्तमान समय में यहाँ ब्लड कंपोनेंट का पूरा पार्ट जाता है। एक अलग यूनिट है प्लाज्मा एफरेसिस का। तो मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। धनबाद में जो सरकारी क्षेत्र का यह अकेला ब्लड बैंक है, जिसमें ब्लड कंपोनेंट का सितंबर से शुरू हुआ। मैं एक ही व्यक्ति का ब्लड लेकर के 4 व्यक्तियों को जीवन देने में प्रयास कर रहा हूं, और हमारा ब्लड बैंक इसको पूरा करने में सफल हो रहा है।
जैसे कि एक ब्लड से हम लोग पैक्ड आरबीसी लेते हैं, प्लेटलेट लेते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लेते हैं तथा अन्य कंपोनेंट की आवश्यकता होता है, फैक्टर 8 का भी करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं थी, उसको आगे बढ़ाया गया और उसका अनुज्ञप्ति लाइसेंस लिया गया और विधिवत रूप से कार्य किया जा रहा है। तो बहुत सारे ल्यूकीमिया, डेंगू, जो बहुत सारे मरीज जो एशियन जलान में भी थे, एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का केस था, वहां भी गया, सिंगल डोनर प्लेटलेट गया, प्रगति नर्सिंग होम, विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग होम तथा अन्य अस्पतालों में गया। वर्तमान जो अभी जो पैन एंडेमिक महामारी का समय है, उसमें प्लाज्मा का महत्व पिछले वेव से इस बार के वेव में अधिक देखा गया। देश के अन्य क्षेत्रों से यह रिपोर्ट आ रही है, मैंने आज ही टीवी चैनल में देखा है कि प्लाज्मा थेरेपी का एक सकारात्मक इलाज में योगदान रहा है और लगभग जितनी सारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, उसका उन लोगों का इस हॉस्पिटल स्टे में कम हुआ और वे जल्दी से घर ठीक होकर चले गए। परसों परसों 13 प्लाज्मा यूनिट कोविड लैब में दिया गया, जिससे मरीजों का बहुत ही लाभ हुआ। यहाँ से प्लाज्मा मेडिका, सेवा सदन, अन्य हॉस्पिटल रांची जाता है, बोकारो जाता है तथा अन्य क्षेत्र जाता है। तो मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं धन्यवाद की अपनी प्रिय जनता से कि अगर आप कोविड से पीड़ित हुए हैं और 21 दिन हो गया है, तो कृपया हमारे ब्लड बैंक में आए, अपना प्लाज्मा दान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक बार का दान 2 यूनिट के रूप में काम करेगा और एक बहुमूल्य जिंदगी को बचाया जा सकता है। अभी अभी 3 ही इस महामारी में 3 चल रहा है। एक प्लाज्मा रेमडेसिविर, ऑक्सीजन। तो एक घटक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, रेमडेसिविर का सप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लाज्मा की सप्लाई केवल आप कर सकते हैं, केवल आप कर सकते हैं। तो प्लाज्मा दान अधिक से अधिक संख्या में करें, जिससे कि पीड़ित मानवता को बचाया जा सके, उनको रोग मुक्त किया जा सके। तो मैं अनुरोध करूंगा अपनी धन्यवाद की प्रिय जनता से कि जो भी संक्रमण से मुक्त हुए हैं वो दान करें। इस संबंध में मैं बीसीसीएल सीआईएसएफ के डीआईजी साहब श्री विनय काजला साहब का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने अब तक 78 जवानों का सैंपलिंग करवाया है, जो लगातार हर दिन 4 जवान आकर के प्लाज्मा का दान दे रहे हैं। तो प्लाज्मा लेने से पहले हम उन लोग का पूरा चेकअप करते हैं। 18 से 55 साल वाले का, जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो, प्लेटलेट 1.5 लाख हो, सीरम प्रोटीन 6.5 ग्राम से ऊपर हो तथा कोई बीमारी नहीं हो, कोविड महामारी से उबरे हुए 21 से 28 दिन हो गया हो, अगर वो वैक्सीन लिए हो तो 28 दिन के बाद प्लाज्मा दे सकते हैं। अब हमारे श्री राजीव शर्मा जी ने वैक्सीनेशन के बारे में कहा, तो अभी तक हम लोग का धन्यवाद एसएनएमसी से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के जो कोविड बाद से जो अभी अनुभव प्राप्त हो रहा है, जिन व्यक्ति को दोनों डोज लग गया है, उन लोगों को संक्रमण बहुत ही कम हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो एक सर्दी खांसी की मात्रा में जुकाम की तरह आ रहा है और जा रहा है। इसलिए हम सभी से निवेदन करेंगे कि अपना कोविन ऐप पर पंजीयन कराएं और बड़ी संख्या में विभिन्न केंद्रों पर जाकर के अपना टीकाकरण करावें। और 1 मई से जो 18 साल से ऊपर हुआ है उसमें भी अपना कराएं। लेकिन इसके साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय से 1 मई से जो होगा 18 साल से ऊपर वाले को
तो 56 से लगभग 2 महीने तक वो रक्तदान करने से मना किए जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अगर वो सक्षम हैं तो रक्तदान करें, क्योंकि कोविड महामारी में रक्त की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 200 से ऊपर थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जिनका नियमित रूप से रक्त ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। अगर उनको रक्त नहीं दिया जाएगा तो उनके जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और रक्त देना आवश्यक है। इसलिए निवेदन करेंगे कि आगे आए, बढ़ चढ़ के रक्तदान दे, और जो सरकारी संस्थान में अवश्य सहयोग करें, क्योंकि यहाँ पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। हम अपने आए गए मरीजों से सरकार के निर्देशानुसार एक पैसा भी नहीं लेते हैं, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, ना उनका कलेक्शन चार्ज लेते हैं, ना उनको देने में लेते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि 1 मई से पहले जितनी संख्या में हो वो दे, ताकि जो आने वाले समय में जो 1 मई के बाद 56 दिनों तक का कुछ कमी आएगी, उस कमी को पूरा जा सके। आज सिजुआ स्थित CICF कैंप से हम लोगों ने 33 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। तो इस संबंध में और कोई क्वेश्चन हो, कोई आशंका हो तो पूछा जा सकता है। हेलो। एक प्रश्न आया है वैक्सीनेशन के बारे में कि 18 वर्ष से अधिक होने पे लगेगा या 18 वर्ष में एंट्री होने से लगेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। सर 1 जनवरी 22 को अगर 18 साल हो जाता है तो सभी को लगेगा सर। 1 जनवरी 2022। ठीक है, हम लोग इस चर्चा को बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। ये जो धनबाद में आज हम पूरे यहाँ से लेके संथाल तक, आप तो खुद रोज देख रहे हैं कि चाहे दुमका से मरीज आते हों या जामताड़ा से आ रहे हों, चाहे देवघर से आते हों, गिरिडीह से आते हों, कोडरमा से आते हों, तो डॉक्टर साहब एक जो हम लोग के समक्ष संकट है भी, जब तक देवघर का एम शुरू नहीं हो जाता है तब तक धनबाद के जो मेडिकल कॉलेज पे जो दबाव है, उस दबाव को या जो ब्लड के सप्लाई को आप कैसे चेन को मैनेजमेंट करते हैं, और धनबाद के लोगों का कितना सहयोग आपको इसमें मिलता है? हम धनबाद की जनता के आभारी हैं, और यहाँ विभिन्न NGO, सरकारी संस्थान जैसे CISF बढ़ चढ़ कर हिस्सा नियमित रूप से वो हमें आमंत्रित करते हैं। हम उनके यहाँ जाकर के ब्लड कैंप का नियमित अंतराल पर ब्लड संग्रह करते हैं, और यहाँ लगभग हम लोग के ब्लड बैंक में 100 से अधिक NGO का पंजीयन है, जो समय समय पर अपना सदस्यों के NGO के सदस्यों के द्वारा उनके द्वारा रक्तदान किया जाता है, तथा फैमिली डोनेशन, रिप्लेसमेंट डोनेशन के द्वारा भी ब्लड के बदले ब्लड के तौर पर संग्रह होता है। वर्तमान समय में भी हमारे यहाँ 100 यूनिट से ऊपर है, जबकि 200 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन महामारी के चलते थोड़ा कम रह रहा है, लेकिन हम फिर भी सक्षम है, और हम लोग का ब्लड बैंक आज तक ड्राई अप नहीं हुआ है, और अधिक से अधिक संख्या में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज रक्त की सप्लाई पीड़ित मानवता को किया है, और आशा है कि भविष्य में भी करेगा। जी, डॉक्टर साहब की बातों से जो 3 बातें निकल के आई, एक कि जो गैप है जिसके बारे में एक सूचना है कि 3 महीने, कोई कहता है 4 महीने, तो एक बात क्लियर आई कि 8 हफ्तों का गैप दे करके रक्तदान किया जा सकता है। क्या डॉक्टर साहब यही बात कह रहे हैं? जी नहीं सर, 3 महीने। अभी जो मैंने कहा केवल कि टीकाकरण से 3 महीने, टीकाकरण के लास्ट दिन, पहला जो होगा 28 दिन के बाद फिर टीका लेगा, लास्ट टीके के 28 दिन के बाद ही उनका रक्तदान लेंगे सर। मतलब टोटल कितना दिन हो गया? अगर कोवैक्सीन लेते हैं तो 56 दिन हो गया, अगर कोविशील्ड लेते हैं तो सेकेंड डोज उसका 42 से 56 दिन के बीच में पड़ेगा, तो 42 दिन प्लस 28 दिन पड़ जाएगा सर, लगभग 70 दिन पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से
जी जी बोलिए। और एक जॉनसन की वैक्सीन जो अमेरिका में जो रोक लगी हुई थी, आज ही वहां क्लियर हो गया है। अब भारत सरकार निकट भविष्य में उसको भी मंजूरी देने जा रही है, जो सिंगल डोज होगा और अच्छा उसका रिजल्ट है तो वो भी हमारे भारतीय मार्केट में, बाजार में उपलब्ध रहेगा टीकाकरण के लिए। इसलिए कोविड महामारी से बचने के लिए एसएमएस, सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर साहब ने भी एक अच्छी बात कही। मैंने मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा कि और क्लियर हो जाए। डॉक्टर साहब ने पूरी बात को क्लियर कर दिया कि कब कौन से वैक्सीन में कितना समय का गैप रखना है। डॉक्टर साहब आपने एक और अच्छी बात कही, 18 वर्ष से अधिक के युवाओं से एक अपील की गई है, डॉक्टर साहब से बातें निकल के आई है कि पहले रक्तदान करें और फिर वैक्सीनेशन में भाग लें। अगर रक्तदान सही समय पे करेंगे, और चूंकि वो एक दिन में सबको लगना नहीं है, अगर ये चेन बन जाएगी, अगर युवा ये ठान लेंगे कि हमें रक्तदान करना है, रक्तदान के बाद ही हम वैक्सीनेशन लेंगे, ताकि हमको 2-3 महीने का ऐसे भी वो, चूंकि रक्तदान देने के बाद 2-3 महीने का गैप ऐसे भी हो जाता है नॉर्मल भी। तो एक अच्छा सुझाव आया है कि वैक्सीनेशन के बाद देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, शॉर्टेज नहीं होगी, उससे बच सकते हैं। और जो गैप, जो समय की बात है, वो समय 56 दिन का गैप जो है वो जो 56 से लेकर के 70 दिन और 75 दिन और 80 दिन तक का गैप जा सकता है। उसको देखते हुए ही आप लोग सब निर्णय लेंगे। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो गुरु हैं हम लोग के, डॉक्टर प्रमोद पाठक, मैं आग्रह करूंगा, ये जो कुछ कुछ चीजें चल रही थी, अभी हम लोग भी बात कर रहे थे कि कितने दिनों का गैप हो, कैसे हो। डॉक्टर साहब ने धनबाद में जो ब्लड बैंक के अंदर में जो चेंजेस आया है, धनबाद के मेडिकल कॉलेज में जो परिवर्तन आया है पिछले कुछ समय में, उसको आप कैसे देखते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा इसके प्रति जागरूक हो और रक्तदान के प्रति। मैं देखता हूँ धनबाद जो है, धनबाद के युवा इतने सक्षम है कि धनबाद के आसपास के कई जिलों को रक्त की सप्लाई यहीं से, धनबाद से होती है, जहां तक मुझे नजर आता है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर पाठक? धन्यवाद राजीव जी। काफी कुछ जानकारी तो हमारे ब्लड बैंक के डॉक्टर साहब ने दे ही दी, लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि इसमें धनबाद के युवा क्या कर सकते हैं, तो एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि धनबाद के युवाओं ने पीछे भी इसका एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। खास करके मैं जिस संस्थान में था, आईएसएम के बच्चों ने, तो उनका तो रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। और किसी को भी अगर कहीं भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो वे हमेशा तत्पर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका असर ये भी
8 मिलियन लोग मारे गए थे। उसके बाद कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, ये वो, यानी इस तरह की विपदा पीछे बहुत बड़ी बड़ी आई है। लेकिन उन तमाम विपदाओं से जूझते हुए हम 21वीं सदी में आज पहुंचे हैं, और तब की अपेक्षा आज की दुनिया की आबादी करीब 3 गुना हो गई है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है कि यह विपदा ऐसी है जिस पर विजय पाना संभव नहीं है, और हम विजय पा भी रहे हैं। मैं आज का ही, असल में हो क्या रहा है कि हम जब डेटा को प्रेजेंट करते हैं या फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा जो नकारात्मक पक्ष है उसको प्रेजेंट करने में थोड़ा सनसनी ज्यादा आता है और थोड़ा न्यूज वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आज का जो मैंने देखा, तो दुनिया भर का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें है 14 करोड़ 79 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए, और जो लोग मृत हुए उनकी संख्या थी 31,25,500, यानी 2% के करीब। और हिंदुस्तान का आंकड़ा जहां तक है तो 1,73,79,485 लोग संक्रमित हुए, और यहाँ पर मरने वालों की संख्या 1,95,484 है, और 1,25,50,1525 ऐसे कुछ लोग रिकवर हुए। तो कहीं से भी जितना स्केरी, जितना डरावना तस्वीर हम देखते हैं उतना डरावना नहीं है। आज ही मैं सुन रहा था डॉक्टर रणदीप गिलोरिया या गुलेरिया हैं, एम्स के डायरेक्टर और अच्छे खासे इसी विषय के जानकार हैं, पल्मोनरी डॉक्टर हैं। उनका कहना था कि 90% लोग तो अपनी इम्यूनिटी से ठीक होते हैं। तो इसलिए इसमें हमारी तैयारी होनी चाहिए, और नकारात्मकता को हम ज्यादा तवज्जो न दें, और हाँ, सावधानी पूरी बरतनी होगी। मास्क और दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन ये बड़ा आवश्यक है। देखिए, बीमारी कहाँ फैलती है? जहां लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, श्वास से फैलता है ज्यादा। हवा में है कि नहीं है इस पर अभी भी पक्की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं एरोसॉल्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं एरोसॉल्स टिकता है, कितनी देर टिकता है, फोमाइट्स की बात है। लेकिन ये तमाम बातें कयास पर हैं। मगर एक चीज तय है कि जहां भीड़ भाड़ होगी वहां एक संक्रमित कई लोगों को संक्रमित करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि तमाम इलाज, तमाम सुविधाओं के बावजूद लोग भीड़ भाड़ से बचें, और थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो मुझे लगता है कि सौदा लेने में धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग लाइन से, सब लोग दूरी बना के रहें, तो मुझे लगता है काफी हद तक हम इसको वैसे ही नियंत्रित कर लेंगे बिना प्लाज्मा और बिना दवाई के। और जहां तक प्लाज्मा और दवाई की बात है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। यानी जो लोग आज ब्लड देने की स्थिति में है वो दें, ताकि ब्लड का स्टॉक रहे, और वैसा अवसर आए जब इमरजेंसी खड़ी हो तो खून उपलब्ध हो। तो ये एक बात है। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आज की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी है और तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तो रातों रात हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते, ये निश्चित तौर पर स्थापित है। लेकिन हम लोग मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे युद्ध के दौरान क्या होता है कि युद्ध के दौरान वो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनते हैं, और उसमें ये मिनिमम व्यवस्था की जा सकती है। इस तरह का कोई अरेंजमेंट आर्मी के सपोर्ट से या इस तरह के तरीके से किया जा सकता है, ताकि जो अचानक हम सोच रहे हैं कि अचानक से बिल्डिंग बना के, बेड बना के खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट यानी टेम्पररी व्यवस्था आर्मी के सपोर्ट से होती है, और इसका इतिहास है, इसका प्रयोग हो चुका है, और ये प्रयोग सफल भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि सब मिलजुल के तत्परता से और तैयारी से इसका मुकाबला किया जा सकता है। अभी की चर्चा में जो स्टैटिक्स रखे गए, एक अच्छी चीज हिंदुस्तान के अंदर और हुई है। 14 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है या वैक्सीन उन्होंने ले ली है, पहला डोज या दूसरा डोज भी। तो एक जो आंकड़ा और भी है कि 0.04% लोगों को वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम हुई है या होने की संभावना है। 0.04 और 0.03 दो तरह के डाटा है इसमें।
तो हम लोग को ये देखना है कि किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो, इस पे भी हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था वैसी सुदृढ़ हो जाए। हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में जो भाव है, जो डर है, और विशेषकर गांव में, डॉक्टर साहब आप इस पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि एक प्रश्न भी आया हुआ है मनोरथ सेन जी का। इन्होंने कहा है कि अभी गांव में वैक्सीन को लेकर कुछ डर है, उस डर पे भी बताया जाए कि इस वैक्सीन को हम लोग कैसे, वैक्सीनेशन को प्रोग्राम को कैसे लोग गांव में चले और गांव के लोग इसको कैसे उसको पॉजिटिव रूप में लेके चले कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इसका आउटपुट जो है वो बढ़िया है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, अभी हम सेन साहब का क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। वैक्सीन से अभी तो हम लोग का 1 फरवरी से शुरू है और हमने देखा है, और आपने जो डाटा दिया है 0.3 कोविशील्ड के समक्ष है, री इन्फेक्शन का 0.04% है कोवैक्सीन का। और ये हम लोग का व्यवहारिक अनुभव है कि जिनको वैक्सीन पड़ा है और आहार विहार विचार एवं व्यवहार से सुरक्षित रहे हैं, उनको इस महामारी ने बचाया है। इसलिए मेरा अफवाहों पर न जाएं, अफवाहों पर न जाएं। और हमारे वैज्ञानिक, जो भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया है कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, दोनों बेहतरीन वैक्सीन है, वर्ल्ड क्लास का वैक्सीन है, अच्छा काम कर रहा है। हम लोग को अपना डाटा है, मैं किसी अन्य डाटा से नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों को हम लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में उनका रक्त संग्रहण किया और उनकी एंटीबॉडी टाइटर को देखा। उनमें गुणात्मक 30-54 तक एंटीबॉडी टाइटर पाया गया है। इसीलिए मैं ग्रामीण भाई बहनों से, माताओं से यह अनुरोध करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर, जहां उनका पीएचसी है, सीएचसी है, जहां उनको अवसर है, अपना पंजीयन कराएं और निश्चित रूप से वैक्सीन लें। वैक्सीन से कोई नहीं है। अगर आपको कोई एलर्जी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और आप नियमित रूप से दवा है और कंट्रोल है, निश्चित रूप से आप वैक्सीन सुरक्षित होकर ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं होगा। जो केवल कुछ जो शेड्यूल्ड ब्लड थिनर ले रहे हैं, उनका 1-2 दिन बंद करके डॉक्टर की सलाह से फिर ले सकते हैं वैक्सीनेशन। इसलिए बाय एंड लार्ज हम कहना चाहते हैं हर व्यक्ति योग्य है। अगर किसी को कोई अभी बीमारी की स्थिति में है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही वैक्सीन ले, अन्यथा सारे लोग जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई एक्टिव बीमारी नहीं है, वो ले और निश्चित रहे, आपको कुछ नहीं होगा। वैक्सीन से केवल मामूली सा, जहां पर वैक्सीन पड़ी है, थोड़ी सूजन आ सकती है, 1-2 दिन के लिए बुखार हो सकता है जो पैरासीटामोल की गोली से ठीक हो जाएगा, कुछ ज्वाइंट पेन आ सकता है, माइल्जिया आ सकता है, हेडेक हो सकता है, एक दो एपिसोड हेडेक या उल्टी हो सकता है। अभी तक यही देखा गया है जो आमतौर किसी भी वैक्सीन में होता है। अगर आपने याद किया होगा, मैं बच्चे का डॉक्टर भी हूं, डीपीटी का इंजेक्शन जो लेते हैं उनके घर में 3-3 दिन तक लोग परेशान रहते हैं, बच्चा बहुत सा चिल्लाता है, लेकिन तो ले रहे हैं ना। वैक्सीन काम करता है या निर्विवाद है, या यह वैक्सीन भी काम कर रहा निर्विवाद है। इसलिए हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि बढ़ चढ़ के वैक्सीन ले और अपने आहार विहार व्यवहार विचार में मास्किंग, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और इस कोरोना चेन को तोड़े, टीकाकरण से जोड़े, अपने व्यवहार से जोड़े और इस महामारी को अलविदा कहें। जी शर्मा जी, जी सर। इन पे देख रहे होंगे हमारे पत्रकार मित्र हैं ओके शर्मा जी। उनका प्रश्न है कि धनबाद की गरीब आम जनता का वर्तमान में इलाज संभव है? तो मैं बता दूं, एक बात बहुत अच्छी है कि जब कोरोना काल का प्रथम चरण था तो मुझे याद है एक साथ कई पत्रकार मित्र हमारे कोरोना से पीड़ित हो गए थे और उन्होंने
उस कोरोना काल के प्रथम चरण में धनबाद की इलाज की व्यवस्था में सुधारने में अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। मुझे लगता है कि उसके बाद जो सुधार हुआ है, चाहे वो SMA अभी वर्तमान में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज या धनबाद के और अस्पतालों में भी जो व्यवस्था बनी है, और जो प्रशासन एक रेट डिसाइड करती है इलाज के लिए कि बेड का चार्ज एक दिन में इतना होगा और जो टेस्ट या अदर फैसिलिटीज का चार्ज होगा वो इतना होगा, तो मुझे लगता है कि अगर बाकी जगहों से अगर तुलना की जाए तो धनबाद में इलाज आज भी प्राइवेट सेक्टर में भी आज भी कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में कहीं नहीं है तो प्रशासनिक तो उस बिल को चेक करें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन ये और जो लोग सक्षम नहीं है, जिनके पास अभाव है, दिक्कत है, PM सीट में मुझे लगता है कि जो अभी शहीद निर्मल महतो के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ मेरे ख्याल से व्यवस्था सुदृढ़। आप डॉक्टर साहब इस पर कुछ प्रकाश डालें। सर, अभी हमारे जो सरकार का निर्णय लिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था हमारे उपायुक्त महोदय के अधीन होगा, और उसके पहले भी व्यवस्थाएं सुधर रही थी। अब वर्तमान समय में हमारे ADM एंड लॉ एंड ऑर्डर श्री चंदन कुमार जी प्रतिदिन हमारी व्यवस्था को देखते हैं, निर्देश देते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां सुधार करते हैं। इसलिए दिनों दिन वह ऐसी व्यवस्था में सुधार आ रहा है, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से मरीजों का हॉस्पिटल में, अस्पताल में आना जाना हो रहा है, और हर मरीज भयाक्रांत होकर एक बेड पाना चाहते हैं। तो उनसे एक निवेदन है कि डॉक्टर की सलाह पर घर पे रहें, हिम्मत ऐप को लोड करें और एक कमरा में बंद रहें। अगर उनके पास कमरा में नहीं हो तो एक बड़ा सा दलान के किसी कोने में रहे, अपने आप को आइसोलेट रखें, हमेशा मास्क लगाएं, घर में जो भी व्यक्ति हैं वो भी मास्क लगाएं और दूरी बरतें। जहां भी थोड़ी सी गुंजाइश हो, सर्दी खांसी या किसी प्रकार की हो, और वो अपने आप को माने कि मैं कोविड से हूं, जबकि जब तक जांच नहीं होता और कोई चिकित्सक उनको कहते हैं कि कोविड नहीं हो, तब तक डरे नहीं। लेकिन इलाज से पहले अपने आप को आइसोलेट रखें, मास्क लगाएं। अगर सर्दी भी हुई होगी तो उस सर्दी जुकाम वायरल कोई अन्य बीमारी हुआ होगा तो किसी अपने पारिवारिक या आसपास पड़ोसियों के बीच में जाएगा नहीं। इसलिए मास्क तो बहुत ही अच्छा है। हमारे जैन बंधु हमेशा मास्क लगाते थे, स्वस्थ रहते थे। यह मास्क की प्रथा बहुत अच्छी है और वर्तमान समय में हमारे पुराने मूल्यों को समझने में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। हमारे श्री प्रमोद पाठक जी ने अच्छा ही कहा, जो 118 122 में हुआ, अगर उस 118-22 के स्पेनिश फ्लू की कोई तस्वीर इंटरनेट से देखेंगे तो हर चेहरे पर एक मास्क है, हर चेहरे पर एक मास्क है। मास्क और सैनिटाइजेशन ही बीमारी को दूर किया था। इसलिए फिर निवेदन करता हूं, 5 रुपए की साबुन, घर का कपड़ा और थोड़ी सी दूरी, थोड़ा दिन बनाइए। हम इस बीमारी से जीतेंगे। और टीकाकरण कराइए, टीकाकरण कराइए, टीकाकरण कराइए। आज के इस दौर में आज जो ये हालात हुए हैं, चूंकि कहीं ना कहीं आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने पुरानी चिकित्सा पद्धति को बहुत पीछे कर दिया, लेकिन पूरा लोगों का ध्यान और आकर्षण बढ़ा है। अब हमारे साथ डॉक्टर परिदा हैं। डॉक्टर परिदा, नेचुरोपैथी का जो आप एक सेंटर अभी अपने यहाँ सराज में चल रहा है, उसको आप इस कोरोना के ट्रीटमेंट से कैसे देखते हैं कि कोरोना के ट्रीटमेंट में या जीवन शैली में बदलाव ला करे? कोरोना जैसी जो महामारी है, ये तो वायरस पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। तो वायरस के अटैक होते रहते हैं, जैसे कि 100 साल पहले हुआ था, फिर 100 साल के बाद हुआ है। हो सकता है कि मानव इतनी गलतियां कर रहा है, प्रदूषण का स्तर इतना बिगड़ रहा है, तो कोरोना का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा। तो जो आपकी नेचुरोपैथी है, उसमें आप कोरोना के इलाज को या कोरोना से बचने के तरीकों को कैसे देखते हैं? कैसी जीवन शैली अपनाने की जरूरत है? तो आप प्रकाश डालेंगे जी। डॉक्टर परिदा को मेरा नमस्कार। नेचुरोपैथी हिसाब से मेन चीज है कि हेलो शर्मा जी, बोलिए, सुन रहे हैं आप आपकी बात।
जी जी, हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ हेलो रही है? जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही नेचुरोपैथी है? सब जी। DGGG caused by the violation of the nature's law। जी, DGGG caused by the violation of the nature's law। रोग हमको क्यों होता है ना, हमारा प्रकृति का नियम को हम विरोध करेंगे तो रोग होता है। तो हमारा जो कोरोना हुआ है ड्यू टू द, ये तो हमारा कोरोना सिचुएशन में अभी सबका इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो भी फ्लू हो रहा है, तो इसी हिसाब से हमको थोड़ा सा प्रिवेंट होना चाहिए। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको प्रिवेंशन होना चाहिए कि हमारा कुछ काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा में जैसे कि हमारा आ जाएगा तुलसी और गिलोय का काढ़ा। डेली हम सुबह एवं शाम दोनों एक एक कप पीना है। सुबह एक कप और शाम को एक कप पीना चाहिए। नेक्स्ट हमारे नेचुरोपैथी हिसाब से हम डेली स्टीम, लोकल स्टीम व आपका फेशियल स्टीम लेना चाहिए। फेशियल स्टीम में हमारा अजवाइन डाल सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं और यूकलिप्टस, इसको हम डेली ले सकते हैं, जिसके कारण ये यूकलिप्टस और हमारा तुलसी ब्रोंकोडायलेटर, और ये होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम नेचुरोपैथी हिसाब से और भी एक चीज है कि रेगुलर हम जलनेती सुबह एवं शाम को जलनेती करना है। जलनेती होता है कि नाजल वॉश क्रिया। और उसके साथ नीम का पत्ता, थोड़ा सा नीम का पत्ता को हल्का छोटा सा कुछ भी लकड़ी लेकर के उसका ऊपर लगाएंगे, आग लगाएंगे उसका ऊपर, तो हल्का देसी गाय का घी 1 चम्मच डालेंगे और उसके साथ जो जहां पर इन्फेक्शन है उस चारों तरफ लगाएंगे। देसी गाय का घी का नेचर होता है क्या कि ना, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देना, आसपास एरिया का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देना और इन्फेक्शन को रोकना। जो वायरस, जो बैक्टीरिया, जो फंगस, ये जो आसपास एनवायरनमेंट में है, तो उसको मारना, उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। दो चीज, एक
होता है हमारा देसी गाय का घी। नेक्स्ट होता है हमारा नीम का पत्ता, इसको थोड़ा सा गाय का घी डालना है। डालने के बाद हमारा इन्फेक्शन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये चीज कर सकते हैं कि मेडिटेशन, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हमारा कोरोना सिचुएशन कंडीशन में हमारा लोग को पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये समय हमको क्या करना है ना, मेडिटेशन में आराम से जहां पर है, जो क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन हो व हॉस्पिटलाइज हो, तो उधर आराम से लेट कर रहते हो तो ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना। उसके साथ साथ हो पाएगा जो भी चीजें आपका मन में आ रहा है, जो भी धर्म का हो, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो और हिंदू हो, जो अपना गॉड का ऊपर ध्यान देना है कि सिर्फ ब्रीदिंग के साथ श्वास लेते समय उनको ध्यान देना है और श्वास छोड़ते में उनको ध्यान देना है। इसमें हमारा साइकोलॉजिकल उनको थोड़ा सा सपोर्ट देगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग का पैनिक होते हैं, पैनिक के समय ज्यादा किसी का मुझे हार्ट अटैक आना और उनका मैंने उनको ड्राइनेस होना, ये सब होना, थकावट होना शरीर में, इसको रोकने के लिए ये तो प्रिवेंशन करना है। उसके साथ हमारा ब्रीदिंग पैटर्न करना है। मेडिटेशन में मेडिटेशन कुछ जरूरत नहीं कि आप कोई ओंकार मेडिटेशन करो कि कैसे लोग, कुछ भी नहीं, आप जहां पर है उधर बैठ जाओ, बस सो जाओ, लेट जाओ। तो उसमें सिर्फ हमारे श्वास का ऊपर ध्यान दो, श्वास गहराई श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ो। तो जिसके कारण उनका जो पैनिक कंडीशन को वो धीरे धीरे स्लो करेगा, वो स्लोगिश करेगा, स्लो करेगा। तो इसी कारण हम बच सकते हैं। किंतु डेली हमको इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए हमको तुलसी का काढ़ा, तुलसी के साथ गिलोय, छोटा सा गिलोय, उसको काढ़ा बना करके एक कप में तुलसी 5 से 6 पत्ता और गिले छोटा सा, उसको हम काढ़ा बनाएंगे। एक कप को आधा कप करेंगे और पीना है। हल्का न्यूट्रल रहेगा, उसको पीना है, सुबह शाम पीना है। तो इसमें हमारा इम्यूनिटी परफेक्ट रहेगा। उसके साथ विटामिन सी डाइट हमको लेना है। विटामिन सी डाइट जैसे हमारा अनार हो गया, हमारा लेमन हो गया, हमारा वाटरमेलन, सॉरी, हमारा पाइनएप्पल हो गया, ये सब हमारा विटामिन सी ज्यादा रहता है। और इसको ये तरीका होता है कि डायरेक्ट हम विटामिन सी का, जैसे कि नींबू हम डायरेक्ट ले जाएंगे, तो नींबू का डायरेक्ट लेंगे तो हमको इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। उसका कैसे लेना है, उसका प्रोसीजर हमको गुनगुना पानी 1 कप, उसमें आधा नींबू को निचोड़ दो और उसको ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या होगा ना, जो साइट्रिक एसिड क्या करेगा ना, इन पे हमारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन जो सी है उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, नींबू में। तो ये हमारा दोनों चीज हमको रोग इन्फेक्शन में हमारा जो सेल डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करेगा और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। तो इसीलिए हम जो भी चीज विटामिन सी जो जिस फ्रूट्स में रहता है उसमें हमको गुनगुना पानी में लेना चाहिए। हमारा गुनगुना 1 कप गुनगुना पानी में नींबू डाल देंगे, नींबू 1 कप, दिन भर में तो 3 बार। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये आ रहा है कि कोविड से लोग जब ठीक होके घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद उनको सांस संबंधी समस्या खड़ी होती है, और ये जो सांस संबंधी समस्या के चलते कई ऐसे मामले आए हैं कि फेफड़ों का स्तर इतना गिर जाता है कि उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। ये मन में चल रहा है कि कोविड इनको, या पोस्ट कोविड जो हम अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकालें, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, जो लोग का कोविड में वो क्योर हो गए हैं तो और उनको श्वास का तकलीफ भी ठीक बजाय रखने के लिए कैसे करना है ना, प्रथम घर में हम लोग को डेली तो काढ़ा पीना चाहिए। आपका कोविड हो व नहीं हो, किंतु काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, गिले का काढ़ा कुछ हार्मफुल नहीं है, डेली हम ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जलनेती, घर में हम कुछ नहीं मिल रहा है, कोई थोड़ा सा कोई भी बर्तन में सूखा अजवाइन लीजिए, उसमें डाल करके भाप लीजिए,
और डेली आपको प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपका लंग्स का कैपेसिटी और फेफड़े का जो स्थिति और मजबूत करेगा, और भ्रामरी प्राणायाम आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा, मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। तो ये चीज हम डेली घर में कर सकते हैं। और लास्ट में है कि हम लोग को मैं एक चीज जो बताया, जो नीम का पत्ता होता है एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, ये तीनों चीज है। तो इसको हम घर में डेली ले सकते, उसमें डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे तो वो जो स्मोक होगा तो आसपास का बैक्टीरिया, वायरस, ये सब को इन्फेक्शन कम होगा। तो इसीलिए हम ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग एक प्रश्न है मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद पाठक जी से मेरा एक प्रश्न है जी शर्मा जी, कि अभी जो डॉक्टर प्रमोद पाठक सात्विक डाइट हाँ बताएं शर्मा जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये जो डर है कोरोना को लेकर के, कोरोना की वैक्सीन को लेके या कोरोना को लेके, या गांव में कोरोना जो लोगों को अंदर जो एक नया भय पैदा हुआ है, जो पहले कोरोना के वेव के समय में नहीं था, गांव तक सारी बातें नहीं होती और गांव के लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखा था। अभी जो बातें आ रही है कि गांव के लोग कोरोना से भी भयभीत हैं और कोरोना की वैक्सीन से भयभीत हैं, और ये जो पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस डर से कैसे निकला जाए, तो इस डर से निकलने के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ इस विषय पे कुछ ऐसी बातें बताने की जरूरत है जो लोग जुड़े हुए हों, क्योंकि ये तो चलेगा ही। तो डर कैसे निकले इससे, और विशेषकर गांव के लोगों से। जी देखिए शर्मा जी, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपना बचपन हम लोग याद करें। डर, हम जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका दिमाग क्लीन स्लेट होता है, उसमें न डर होता है, न भय होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये डर कहाँ से आता है? इंफॉर्मेशन से। पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, वहां भूत है, वहां मत जाओ, सांप काट लेगा। ये डर हमें सूचना से आता है, और ये सूचना धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठती है, और हमारा जो एटीट्यूड है, जिसको हम लोग मनोभाव या मनोवृत्ति बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन से बनता है। लेकिन क्योंकि हम किसी भी एटीट्यूड को लेके पैदा नहीं होते हैं, एटीट्यूड या मनोभाव जो है वो सीखी हुई एक प्रक्रिया है। तो सीखते कैसे हम? सूचना से, इंफॉर्मेशन से। और जब उससे बेहतर इंफॉर्मेशन आएगा तो हमारी सोच में बदलाव आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि आज जो दिक्कत क्या है, आज दिक्कत ये है कि जो सूचनाएं आ रही हैं वो नेगेटिव सूचना आ रही है। फोबिया कैसे होता है? ऐसे ही होता है। सांप के काटने के केस में हमारे देश में 95% सांप जो है वो नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन जो उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सांप के काटे के डर से ज्यादा डेथ्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट से, पॉइजन से कम होता है। तो इसलिए ये सूचना से डर पैदा होता है, बेहतर सूचना से डर को दूर करना है। ये बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए हमने शुरू में भी कहा, पहले से मेरा ये मानना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। हेडलाइन मैनेजमेंट का मतलब मेरा ये है कि जो नकारात्मक पक्ष है उसको बोल्ड रूप में डिस्प्ले न किया जाए, जो सकारात्मक पक्ष है उसको बोल्ड में डिस्प्ले किया जाए, और जो नकारात्मक पक्ष है उसको तथ्यपरक जानकारी के रूप में नीचे रखा जाए। आप एक और चीज देखिए, आज भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात आपने कही, क्योंकि कोई भी नया जब परिवर्तन होता है, कोई नई चीज आती है, तो उसके प्रति सशंकित होना हमारा स्वभाव है। तो वैक्सीनेशन के प्रति भी यही बात है। लेकिन वैक्सीनेशन 101% सेफ है। और बल्कि मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा कि देखिए, आपने कभी टिटनेस का इंजेक्शन लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ साहब लिया है। तो मैंने कहा कि इसमें टिटनेस से भी कम दर्द होगा, ये ध्यान में रखिए। और जहां तक बुखार होने का सवाल है, तो वो भी मुझे लगता है बहुत कम लोगों में बुखार या ऐसा कोई रिएक्शन होगा, और उसके पीछे दूसरा कारण भी हो सकता है। तो ये गांव के लोगों को या ग्रामीण क्षेत्रों में ये जानकारी देनी पड़ेगी। देखिए, गांव के लोगों के विचारों में आज बहुत सी चीजें बदली हैं, लेकिन कैसे बदली हैं? जागरूकता फैलाई गई, उनको समझाया गया। आज गांव के लोग एटीएम यूज करते हैं, आज गांव
गांव के लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। पहले तो उनको डर लगता था मेरा पैसा गायब हो जाएगा। तो ये डर सूचना से बना है, इस डर को सही सूचना से निकालना पड़ेगा। यानी कुल जो मुद्दा है वो ये है कि उनको एजुकेट करना है और सही तरीके से एजुकेट करना। हम क्या कर रहे हैं, हम गलत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। यानी कोई एक घटना होती है, उसको हम कई गुना मैग्नीफाई कर देते हैं। ये बड़ा डॉक्टर साहब हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का इनका बड़ा लंबा अनुभव है। मैं शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और बताएं कि आज के दिन जो हालात हुए और प्रकृति से कैसे जुड़ करके भविष्य में भी इन हालातों से बचा जाए, इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे शैलेंद्र जी? क्योंकि देखिए आपका जो अनुभव है, आपने शहरी परिवेश को भी देखा है, गांव में बचपन में जब पढ़ाई की होगी तो गांव शहर दोनों देखा ही है, बहुत लोगों ने देखा होगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रवास कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच कार्य करके आपने एक बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा किया है, चेतना महाविद्यालय और नेटवारी के तौर पे, जो कि आज के दिन एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी जाना जा रहा है। लोग सोच रहे हैं, देखते हैं आकर के कि वहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है। इस बदलाव में बहुत सारे आपके साथी हैं, हम लोग भी उसमें एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं और बड़े बड़े भूमिका निभाने वाले लोग भी हैं। तो प्रकृति के साथ कैसे जुड़ के, या प्रकृति जो गांव में लोग जुड़े हुए हैं उससे कैसे लोगों को लाभ हो, और आपका क्या इस पे कहना है, आप बताएंगे। धन्यवाद राजीव जी। पहले तो ये जो प्रयास आप कर रहे हैं जागरूकता का, अभी जो तत्काल एक अफरा तफरी का माहौल बना है या बना दिया गया है, उससे जो कई बातें उभरी हैं उनको आपके इस शो के माध्यम से उस वातावरण को आप साफ कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है इस शो के माध्यम से। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब, पाठक जी और फिर हमारे नेचुरोपैथ के जो डॉक्टर साहब हैं, बहुत सी बातें बताई हैं जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है। जहां तक इसके दूसरे एस्पेक्ट का सवाल है कि मनुष्य प्रकृति से दूर क्यों हुआ, और जितना दूर हम प्रकृति से जाएंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो अभी हमारे सामने है। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि एक बार हमने अप्राकृतिक कार्य किया, युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का, या फिर लगातार जिस रूप में हम करते जा रहे हैं उस प्रकार से अलग अलग समस्याएं, बीमारियों के साथ साथ बीमारी जो बाहर अभी देख रहा है कोरोना के रूप में, उसके अतिरिक्त भी हम अनेकानेक जीवाणु और विषाणु से ग्रसित हैं प्रकृति से दूर होने के कारण। मानव अपने स्वाभाविक रूप में नहीं है। मानव जो है, ठीक है, वो बीमार हो रहा है, बीमारी से बचेगा, उसके टीकाकरण होगा, ये तो तत्कालिक एक बात है। लेकिन प्रकृति के साथ दूर होता जा रहा, डिस्कनेक्ट होता जा रहा जो मनुष्य है, वो मानव भी है कि नहीं, ये भी एक सवाल हमारे सामने है। और हमको लगता है इसमें हर क्षेत्र के लोगों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पर्यावरण का जब सवाल आएगा तो हम केवल वृक्ष रोपने का मतलब पर्यावरण को समझते हैं। मनुष्य के अंतर जगत में भी तो पर्यावरण है, उसकी सोच, उसकी चेतना, उसकी भावना, उसकी संवेदना, ये भी तो महत्वपूर्ण है। और इससे भी बचने का उपाय भी तो सोचना है हमें, हर क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि टीका आदि तो एक पहलू है, इसके प्रति जो जागरूकता है, और हमें लगता है कि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पहला लेयर जब आया था तो जिस प्रकार से लोगों में एक भावना थी, दूसरा लेयर में हम देखते हैं कि लोगों में एक अलग तरह की चेतना आई है, एक भय भी हुआ है, एक समझदारी भी बनी है। और अब तो टीका केंद्रों पर जो भीड़ भी होने लगी है, पहले तो वीरान हुआ करता था, हम भी देखे हैं पूर्वी टुंडी के कई केंद्रों में जाकर के दिन भर में 5 रोगी भी नहीं आते थे, अब लोग नंबर लगा रहे हैं। तो ये चेतना तो आ रही है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है कि हम जो अनुभव करते हैं पिछले 30-35 वर्षों के सामाजिक जीवन में, कि हमारा जो ग्राम समाज जो प्रकृति के साथ हमको ज्यादा कनेक्टेड दिख रहा था, और आज हमको लगता है कि गांव हो या शहर, मनुष्य अपने अंतर जगत के पर्यावरण के प्रदूषण से बहुत ज्यादा
दुखी भी है और बीमारियों के शिकार भी हो रहा है। एक अवसाद की स्थिति ग्रामीण समाज में भी बढ़ती हुई दिख रही। हमें याद है कि कुछ दिन पहले तक हम जब जाते थे गांव में, तो कहीं खाट पर बैठे हुए लोग 4-5 लोग गाते हुए मिलते थे और एक अलग तरह का एक अपनापन का माहौल दिखता था। वो अभी हमें यहाँ देखते हैं, आदिवासी गांव में भी देखते हैं, हमारे उन मित्रों से बात होती है, वो कहाँ चला गया वो गीत। वो स्वाभाविक रूप से हुआ मानव और उसकी समस्याएं, इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करने का एक जो अद्भुत संजोग बना है, इस संदर्भ में हम कहेंगे कि इसको एक नया रूप देने की जरूरत है। और अभी तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम प्रकृति के साथ कनेक्ट हों। हमारे अंदर के आध्यात्म भाव, हमारे अंदर की जो चेतना है, हमारे अंदर की जो भावना है, हमारे अंदर की जो संवेदना है, जो हमें मनुष्य बनाता है, उसकी भी खोज करने की जरूरत है। और ये जो जीवन शैली आरोग्य आश्रम है, उसी का एक शोध संस्थान है। अभी तो हम फिलहाल इस संदर्भ में यही कहेंगे कि हमें मिलकर के इस दिशा में भी एक नए ढंग के चेतना पैदा करने की जरूरत है। जी जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो
मेरा नंबर नोट कर ले, मेरा नंबर 9431194753 है। अगर किन्हीं को किसी भी समय 24 घंटा अगर मैं सरकारी व्यवस्थाओं से दे सकता हूँ, अतिरिक्त दे सकता हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मेरा नंबर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, दे सकते हैं। जिनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई जरूरत हो, मैं देता रहूंगा। तथा अंत में शर्मा जी आपसे एक निवेदन है, हमारे यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का निर्माण लगभग हो चुका है, 165 करोड़ की लागत से बन चुका है। पिछली सरकार ने चिकित्सकों की पदस्थापना के संबंध में सूचना भी कर रखा है। अगर वो अस्पताल बन जाता, अगर वो चालू हो जाता, तो उसमें 120 बेड जो अति सुसज्जित हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये मैं चूंकि उसमें मैं उसकी देखरेख भी करता हूं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार से निवेदन करूंगा, धनबाद की जागरूक जनता से निवेदन करूंगा कि अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो अस्पताल को जितना जल्दी उसमें 8 स्पेशलिटीज का इलाज होगा और 1.5 से 2 करोड़ की एक ऑक्सीजन मशीन प्लांट की व्यवस्था है। आज जहां जो कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन जनरेशन की प्लांट है, एक नई ऑक्सीजन मशीन की प्लांट है। तो मैं भावुक होकर कर रहा हूँ कि चूंकि मुझे भी अपना जीवन यहाँ व्यतीत करना है और सभी को व्यतीत करना हो, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू हो जाता तो एक समाज को, धनबाद की जनता को एक नायाब तोहफा मिलता। मैं आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंत में शैलेंद्र जी, आप कुछ इस विषय पर प्रकाश 1 मिनट में जो भी आप डालें, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए विषय हैं और प्राकृतिक चिकित्सा और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई, ये दोनों बाधित हो रही है। शहरों में तो क्या हो रहा है कि मोबाइल फोन और ये सारी इंटरनेट की सुविधा बहुत सुदृढ़ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा बहुत सुदृढ़ नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, चूंकि आप जहाँ हैं अभी, वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी काफी बाधित हो रही है, इसको कैसे देखते हैं जी? अभी तो फिलहाल आपका सवाल सही है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अनेक समस्या है। फिर भी हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है, गांव के बच्चों को इकट्ठा करके। जब ये सेकेंड वेव बहुत तेजी से जब तक नहीं फैला, तब तक हम लोग यही कार्य कर रहे थे कि जितना संभव है हम आसपास के गांव के या अपने जो रिलेटेड बच्चे हैं उनको अपने स्तर से जोड़े रखने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो बिल्कुल इस दुनिया से अलग ना हो जाए। अभी ये संकट है कि वो किताबों से और विद्यालयों की दुनिया से बहुत तेजी से अलग हो रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं आज के इस अवसर पर, आपके इस प्रयास को और रेगुलर चलने की जरूरत है और समाज के और इस प्रकार के सोच वाले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत है। तत्काल 1-2 कार्य तो हमें करना है, जैसा कि पाठक जी भी कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चिंतन को लाना, सही सूचना को ले जाना और व्यक्ति के अवचेतन मन में अवसाद को स्थापित न हो जाए और अवसाद ग्रस्त न हो जाए। कई हमारे मित्र हैं, उनसे बात करते हैं, इनके आलोक में हम कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से सूचनाएं उनके पास जा रही हैं, एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक अवसाद की स्थिति दिख रही है। इससे समाज को बचाने के लिए इस प्रकार के पॉजिटिव चिंतन की तो जरूरत ही है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये वेव थोड़ा कम होगा। तो फिर ये वेव जब कम हो जाए तो फर्स्ट वेव वाली स्थिति हमारी न हो कि हम बिल्कुल कोरोना की तरफ से निश्चिंत हो जाएं, बल्कि हमें लगता है कि एक इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी धनबाद में जो जीवन रेखा ट्रस्ट है या सृजन शोध संस्थान है या यहाँ से कार्य करने वाले जो लखीकांत संस्थान ट्रस्ट है, ऐसे तमाम लोगों को या पाठक जी जैसे लोगों को या डॉक्टर साहब जैसे लोगों को अभी यहाँ जो एक प्रयास हो रहा है स्वास्थ्य के प्रति एक चेतना जगाने का, जो अभी जीवन रेखा ट्रस्ट की ओर से एशियन वालों के प्रेरणा से, उनके सहयोग से यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है, उसको इस वेव को शांत होने तक जो हम कर सकते हैं करें। लेकिन हम आशा करते हैं कि 1 महीना 1.5 महीना में फिर ये वापस स्थिति लौटेगी। वहां से हम कैसे इन्हीं इशू पर कि प्रकृति की तरफ मनुष्य को कैसे जोड़ें,
बच्चों के शिक्षा के प्रति और क्या अल्टरनेट के बारे में सोचें कि ऐसी परिस्थितियों में उनको कर सकते हैं। और सबसे बढ़ करके यहाँ आसपास के लोगों को हम देखे हैं कि अत्यंत ही शोषण हो रहा है मेडिकल क्षेत्र में। अज्ञानता के कारण लोग बीमार नहीं होते हुए भी पड़ रहे हैं। तो जो प्रयास आप लोगों ने किया है, यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है एक छोटा सा आउटलेट बनाने का, इन सब चीजों को केंद्र बना करके ये समग्र रूप से हम लोग जो आज चर्चा किए हैं, जो बहुत अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई और जो भी बातें सब लोगों ने रखी हैं वो सूचनात्मक भी है और महत्वपूर्ण भी है। इन सबों को एक बड़े रूप में देने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है और हम अपेक्षा करते हैं कि आपका ये प्रयास, ये शो और अपनों को जोड़ेगा, अपनों के लिए सोचेगा और अपनों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। आपने हमें इस देहात में रहने वाले, अभी हम वीरान हैं, आप लोग तो उधर हैं, यहाँ एकदम बिल्कुल प्रकृति के गोद में ही बैठे हुए हैं, तो आपने याद किया हमें और मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो बात निकल के आई अच्छा है, लगा ये इस लोगों की बात सुन करके और बहुत जानकारी। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत का जो कारण है वो यही था कि नेगेटिविटी को रोका जाए और पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने जब मैं खुद महसूस करने लग गया, क्योंकि अस्पताल से जुड़े होने के कारण और आसपास के मित्रों, मेरे हम उम्र लड़के या जिनके साथ हम लोगों ने अपना बचपन बिताया या जो हमसे 2-4 साल 5 साल छोटे, वैसे लोगों को जब मैंने जाते हुए देखा तो पूरी भावना जो है हम लोग की बाहर आ गई और हम लोग खुद अवसाद से ग्रस्त हुए। लेकिन उसी बीच में हम लोग को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जिनके साथ घटना हो रही है उनके साथ भी, और जो उनके परिचित मित्र हैं उनके साथ भी ऐसी घटना हो। तो पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के मैंने और डॉक्टर प्रमोद पाठक ने चर्चा की। सिटी लाइव के नवनीत जी और प्रशांत जी से इस बात की चर्चा की और एक ऐसा माहौल बना कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करें और ये इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, इससे सभी लोगों को जोड़ करके एक माहौल ऐसा बने जो इस मंच पे किसी भी तरह की नेगेटिव बातें नहीं हो और पॉजिटिव बातों को रखते हुए, धन्यवाद की अच्छी बातों को लाते हुए। जैसे हम लोगों ने एक बड़ी बात है कि इस देश की 130 करोड़ की जनता में अगर 15 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 10% से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और आने वाले समय 18 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों को जब लगनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा देश युवा है, 18 से 35 वर्ष के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, तो ये जो बड़ी संख्या है इसको वैक्सीनेशन देने से एक उत्साह का माहौल बनेगा। और इस उत्साह के माहौल से भी कई बार ये देखा गया है कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो ये बात अभी पिछले दिनों अखबारों में भी आई है कि इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ाता है। तो उस इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये कोरोना काल के लिए एक छोटा सा किया हुआ प्रयास है। हम लोग सब जो रात के समय खाली बैठे रहते हैं, जब अखबार और जब टीवी खोलते हैं तो उसमें सब नकारात्मक चीजें ही नजर आती है। मैं उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस डिस्कशंस को पॉजिटिव तौर पे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। मैं डॉक्टर अजय का, डॉक्टर प्रमोद पाठक का, डॉक्टर परिदा का और शैलेंद्र जी का, मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। कल के इस कार्यक्रम में हम लोग कल फिर 8 बजे इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। कुछ और नए लोग होंगे, कुछ और नई बातें होंगी, लेकिन बातें सब पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो कमी होगी हम लोग उसको दूर कराने के लिए जो भी हमारे पास तंत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां भी संभव होगा हम प्रयास करेंगे। केवल और केवल नेगेटिव बातों से निकलना है और हमें प्रयास करना है कि एक बेहतर कल की ओर हम लोग सोचें, जिसमें धनबाद एक अग्रणी भूमिका में जो दिख रहा है आज के दिन मेडिकल के फील्ड में, कम से कम मैं कह सकता हूँ वो भूमिका और बड़ी हो और बेहतर हो। इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े इसके लिए पुनः धन्यवाद।